आज हम ट्रंप और पुतिन के मीटिंग के बारे में बात कर रहे हैं। व्हाट इज दैट हिडन एजेंडा? हिडन एजेंडा तो यही है ना कि रशिया आज आर्म्स ट्रेड करता है भारत के साथ, तेल भी बेचता है भारत के साथ, और इसमें मुकेश अंबानी तेल खरीदता है, उसको रिफाइन करता है जामनगर में और यूरोप के कंट्रीज को बेचता है। अब भारत और रशिया का डील होता है, अब मुकेश अंबानी और रशिया का डील होता है। मुकेश अंबानी ने तो कमा लिया। दुश्मनी और दोस्ती, इसमें फर्क होता है, क्योंकि हथियार बेचना और लेना, तेल बेचना और लेना, ये पूरे इकोनॉमी में बहुत बड़ा मुद्दा रखता है, अमेरिका और रशिया और भारत भी। नमस्कार, मैं विश्वास उडगी हूं। आज हम ट्रंप और पुतिन के मीटिंग के बारे में बात कर रहे हैं। इनमें जो वार्ता हुई वो अलास्का में हुई, और अलास्का ये ना रशिया का हिस्सा है ना अमेरिका का हिस्सा है, और ऐसी जगह पे उनकी मीटिंग हो गई, ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी क्वेश्चन भी है कि पुतिन रशिया के बाहर आना और ट्रंप वहां पे मिलना, ये दो सुपर पावर जो है, इनकी मुलाकात, कहने के लिए तो यूक्रेन एक सवाल है, लेकिन ट्रेड वॉर भी है, यूक्रेन रशिया भी वॉर है, और बहुत सारे दुनिया के मुद्दे हैं। इनके ऊपर ये दो महाशक्तियां, उसके नेतागण काम कर रहे हैं। ये वार्ता तो सफल नहीं हुई है, लेकिन हमें सोचना पड़ेगा भारत के दृष्टिकोण से, चीन के दृष्टिकोण से, रशिया के दृष्टिकोण से, और अमेरिका और यूरोप के दृष्टिकोण से। अमेरिका और यूरोप के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो यूरोप रशिया से पहले से इनसिक्योर महसूस करता है। इनसिक्योरिटी क्यों? क्योंकि पूरा यूरोप पहले जंग में, दूसरे जंग में बुरा फंसा था, और रशिया ने हिटलर का डिफीट किया साइबेरिया में, और फिर एक नया दौर शुरू हो गया। लेकिन फिर भी सोवियत यूनियन 1970 से लेके मिखाइल गोर्बाचेव, मतलब 1991 तक, सोवियत यूनियन का एग्जिस्टेंस, हर बार वो जो कम्युनिस्ट महासत्ता है, यूरोप उनसे डरता रहा। सोवियत यूनियन टूटने के बाद फिर जर्मनी का एक यूनिफिकेशन हुआ, और सोवियत यूनियन टूटा, मतलब यूक्रेन जो सोवियत यूनियन का हिस्सा था, वैसे बहुत सारे 18 देश सोवियत यूनियन से निकले और वो एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गए। मेरा कहने का मुद्दा यह है कि सोवियत यूनियन से बाहर निकलने के बाद इनके साथ यूरोप का रिश्ता बढ़ा, अमेरिका का रिश्ता बढ़ा, लेकिन फिर भी रशिया का जो एक सुपर पावर अभी भी है, उस वक्त भी था, इससे डर इनका कायम है। अब इसीलिए जो बाइडेन के वक्त जो यूक्रेन और रशिया का वार शुरू हुआ, उस वक्त एक जो ट्रिगर पॉइंट था, ट्रिगर पॉइंट क्या था? आज जो ट्रंप और रशिया के बारे में हम लोग जो सोच रहे हैं, वो ट्रंप ने जो टैरिफ लगा दिया है भारत पर 50% और पेनाल्टी, वो रशिया का नाम लेते हुए कहा कि आप हमारे दुश्मन से हथियार लेते हो और वहां से तेल लेते हो, हम आप पर दुश्मन के जैसे ट्रीट करेंगे और 50% प्लस पेनाल्टी टैरिफ लगाएंगे। तो ये डिक्लेयर्ड दोस्त को उन्होंने दुश्मन बना दिया। रशिया तो डिक्लेयर्ड दुश्मन है और चाइना तो डिक्लेयर्ड दुश्मन है, लेकिन टैरिफ वॉर में अगर देखा जाए तो एक एंगल आता है। लेकिन पुतिन के साथ बात करते वक्त ट्रंप की बात, वो यूक्रेन के वॉर रुकवाना, अभी हमारे देश के नेता पापा ने वार रुकवा दी वगैरह जो कहा, वो बकवास था। अब ये ट्रंप जो है, ये ट्रंप पापा जो है, ये वॉर रुकवाने गए तो पुतिन साहब की इसमें, जैसे फुटबॉल के गेम में, गेम आखिर जीता कौन, ये वार्ता किसने जीती? तो पुतिन स्कोर 1-0, ट्रंप 0 पर है, पुतिन ने एक गोल स्कोर किया है। पुतिन का गोल ये है कि भाई ये सीज फायर की बात क्या कर रहे हो आप पीस एग्रीमेंट की बात करो। वैसा क्यों कहते हैं? क्योंकि जब यूक्रेन नाटो का हिस्सा बनने लगा तो रशिया ने यूक्रेन पर
आक्रमण कर दिया। रशिया ने डोनेट्स्क नाम का उसका एक बहुत बढ़िया एरिया, उसका 3/4 हिस्सा पिछले कई महीनों से चलने वाले इस यूक्रेन रशिया वॉर में अब वो रशिया का हिस्सा बन गया है। वो पूरा डोनेट्स्क जो भाग है वो बहुत ही बढ़िया है। और कीव जो कैपिटल सिटी है यूक्रेन की, उसके हिसाब से वो हिस्सा रशिया के पास जाना बहुत ही खतरनाक है। इसे सीज फायर की क्या बात कर रहे हैं? यहां पे बहुत सारी जमीन, बहुत सारी मिनरल वाली या फिर जियोलॉजिकली वेरी इंपॉर्टेंट जो एरिया है यूक्रेन की, वो रशिया के हाथ में तो ऑलरेडी है। इसलिए सवाल सीज फायर का नहीं है, सवाल यूक्रेन पर फिर से एक बार रशिया आक्रमण नहीं करे। इसलिए अमेरिका क्या संरक्षण व्यवस्था करता है, सिक्योरिटी बेल्ट जो है उसका, वो यूक्रेन के लिए कैसे काम करेगा, ये सवाल है। यूरोप के उनके दोस्त जो है, ब्रिटेन से लेके फ्रांस, जर्मनी, तमाम जो यूरोपियन यूनियन के दोस्त है यूक्रेन के, वो इसके बारे में चिंतित है कि रशिया को आप रोक नहीं सकते और आप कहते हो कि एक सीजफायर करो, तो यूक्रेन का सम्मानजनक एक ट्रीटी होना बहुत जरूरी है। और पुतिन भी यही कह रहे हैं। तो भाई सीजफायर की क्या बात करते हो? वी वांट ए परमानेंट पीस, कम ऑन लेट अस डू ए पीस एग्रीमेंट। तो पीस एग्रीमेंट के बाद पुतिन करते हैं पूरे नेगोशिएशन में वो ट्रंप पर हावी हो गए। वो कहने लगे कि पीस एग्रीमेंट करो, परमानेंट एग्रीमेंट करो, नेगोशिएशन में पुतिन आगे है। और हमने ये भी देखा है एग्रीमेंट हुआ नहीं है, क्योंकि पुतिन के पास जाने के पहले जेलेंस्की के साथ, अभी जेलेंस्की का नाम भी व्लादिमीर जेलेंस्की है, अब पुतिन का नाम व्लादिमीर पुतिन है। दोनों एक तरीके से व्लादिमीर है। हमें एक व्लादिमीर लेनिन मालूम है, अब एक व्लादिमीर पुतिन है, अब एक व्लादिमीर जेलेंस्की है। जेलेंस्की से बात किए बगैर पुतिन के साथ ट्रंप की वार्ता होती है, उसका कोई मतलब नहीं है। रशिया सुपर पावर है, फिर भी अपने आत्मनिर्भरता और अपना इंडिपेंडेंस, इसका एक स्वाभिमान रखते हुए जेलेंस्की ट्रंप के साथ आर्ग्यूमेंट कर चुके हैं। मोदी डरे थे, जेलेंस्की डरे नहीं। अब जेलेंस्की से बात किए बगैर अगर आप पुतिन के बारे में, पुतिन के साथ बात करते हो यूक्रेन के बारे में, तो बात बनेगी नहीं। और यही हुआ। इसलिए सवाल यह है, अब जेलेंस्की को फोन के ऊपर बोलने के बाद, हाँ फ्रांस से बात हुई, जर्मनी से बात हुई, ग्रेट ब्रिटेन से बात हुई, बहुत सारे देशों से फोन के ऊपर पुतिन की बात होने के बाद जेलेंस्की को अब वॉशिंगटन बुलाया गया है कल के, मतलब सोमवार के दिन। मतलब जेलेंस्की से बात करने के बाद ही वो सीजफायर नहीं, पीस एग्रीमेंट हो सकता है। लेकिन जेलेंस्की क्या छोड़ने को तैयार है, पुतिन क्या छोड़ने को तैयार है? जो एरिया, जो जमीन यूक्रेन के लिए महत्वपूर्ण है, अगर वो आज रशिया के कब्जे में, व्लादिमीर पुतिन के कब्जे में है, क्या पुतिन वो छोड़ेंगे? ये एक अहम बात है। और यूक्रेन की सिक्योरिटी, वो कोई भी एग्रीमेंट हो, उसके बाद रशिया फिर से आक्रमण ना करे, तो नाटो का मेंबरशिप और नाटो के जरिए या फिर कोई सुरक्षा व्यवस्था अमेरिका दे सकता है। क्योंकि आज की तारीख में ट्रंप बार बार ये कह रहे इलेक्शन के वक्त, उसके बाद भी, हम नाटो का खर्चा यूरोप के डिफेंस के लिए क्यों करें? इतना दिन किया, ये हमारे बजट से हमारा खर्चा है। हाँ, कुछ खर्चा तो यूरोपियन नेशन करते हैं, लेकिन इसके आगे अमेरिका अपने बारे में सोचेगा, आपकी रक्षा के लिए हम क्या करें। लेकिन फिर भी वो खर्चा अभी भी करते हैं, यूक्रेन को मेंबर बनाने की कोशिश करते हैं। और यूक्रेन को मेंबर बनाना ये पुतिन के लिए बहुत खतरनाक बात है। इसलिए पुतिन ने यूक्रेन के जमीन पर हमला बोल किया। बहुत नुकसान हुआ यूक्रेन का, नुकसान तो रशिया का भी हो रहा है। लेकिन आखिर रशिया एक सुपर पावर है। दोनों की वार्ता होने के बाद मीडिया के साथ ये कहा गया है,
अल्टीमेटली यूक्रेन कितने दिन लड़ सकता है ये ट्रम्प कहते हैं, बिकॉज दे आर नॉट द पावर्स, रशिया इज द पावर। तो रशिया एक सुपर पावर है, आप कितने दिन लड़ोगे, ये बात मीडिया को ट्रम्प कहते हैं पुतिन के साथ बात करने के बाद। तो ये इंडिकेटर है कि वाशिंगटन में बुला के उनसे ये कहा जाएगा क्या पीस एग्रीमेंट के लिए तैयार हो या सीज फायर के लिए तैयार हो, क्या देने के लिए क्या लेने के लिए, कौन से मुद्दे पर तैयार हो। उसके बाद कौन जीता कौन हारा ये नहीं, क्या ये दो सुपर पावर अपने हिडन एजेंडा को पूरा करने के लिए यूक्रेन का मुद्दा खत्म करेंगे या नहीं, ये सवाल है। व्हाट इज दैट हिडन एजेंडा? हिडन एजेंडा तो यही है ना कि रशिया आज आर्म्स ट्रेड करता है भारत के साथ, तेल भी बेचता है भारत के साथ, और इसमें मुकेश अंबानी तेल खरीदता है, उसको रिफाइन करता है जामनगर में और यूरोप के कंट्रीज को बेचता है। यूरोप के देश रशिया से तेल लेने के बगैर मुकेश अंबानी के साथ लेते हैं। अब भारत और रशिया का डील होता है या मुकेश अंबानी और रशिया का डील होता है? मुकेश अंबानी ने तो कमा लिया। ये मुद्दे है। तो रशिया का तेल और रशिया का हथियार भारत लेता है, ये अमेरिका को पसंद नहीं है। अमेरिका चाहता है उनसे तेल ले, चाहे डॉलर में महंगा हो, हथियार भी ले। और हमारा देश ऑलरेडी राफेल से लेकर हर चीज, हमारी डिफेंस रिक्वायरमेंट इजराइल से लेता है, फ्रांस से लेता है, अमेरिका से लेता है, रशिया से भी लेता है, और चाइना पाकिस्तान को देता है। ये मुद्दे की बात है। दुश्मनी और दोस्ती, इसमें फर्क होता है, क्योंकि हथियार बेचना और लेना, तेल बेचना और लेना, ये पूरे इकोनॉमी में बहुत बड़ा मुद्दा रखता है, अमेरिका और रशिया और भारत भी। और इसलिए ट्रम्प डायरेक्टली डील करना चाहता है, और इसलिए 50% टैरिफ और भारत पर, और वो हमारा नाम, भारत का नाम एनिमी लिस्ट में डालता है। 50% प्लस पेनल्टी, क्योंकि हम रशिया से तेल लेते हैं। हमने रशिया से तेल क्यों लिया? ईरान से हम लेते थे, ईरान पर सैंक्शन आया। ट्रम्प जब पहली बार प्रेसिडेंट बने तब सैंक्शन आ गया। उस सैंक्शन के बाद हम ईरान का तेल जो रुपया में खरीदते थे वो बंद हो गया। इसलिए रशिया के रोजनेट से नरेंद्र मोदी और पुतिन की दोस्ती हो गई, और वहां से जो एग्रीमेंट हो गया, और नयनतारा और अंबानी के साथ डील हुआ। और फायदा किसका हुआ? नयनतारा मतलब कौन? वो जो एसआर ऑयल वाले थे वही। इसलिए फायदा दो उद्योगपतियों का हो गया। मोदी ने मीटिंग करवाई, और फिर भी हथियार हमसे उनसे ही लेते हैं, रशिया से। हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी कराते हैं। ये सोवियत यूनियन के साथ जो इंदिरा गांधी ने एग्रीमेंट किया था 20 साल का, उसी का एक नतीजा है कि अब भी हमारा वो एग्रीमेंट जारी है। तो हथियार लेने की बात और तेल लेने की बात आज ट्रम्प बंद करवाना चाहते हैं। और हमारे साथ जो टैरिफ वॉर की बात है, वो हमसे, अमेरिका से हम तेल ले, महंगा हो तो भी चलेगा, लेकिन लेना ही पड़ेगा। ये डिक्टेशन है, ये एक तरफा ट्रम्प नाम के किंग, राजा का हुक्म है। एक सुपर पावर आज के जमाने में चाइना को डिक्टेट करता है, रशिया को डिक्टेट करता है, भारत को डिक्टेट करता है, ब्राजील को डिक्टेट करता है, यूरोप को डिक्टेट करता है। लेकिन हर जगह पे नरेंद्र सरेंडर होने वाले नहीं है। यहाँ पे नरेंद्र सरेंडर होते हैं, और हर जगह ब्राजील में या फिर अर्जेंटीना हो या कनाडा हो, यूरोप के देश हो, वो टक्कर देते हैं ट्रम्प से। रशिया और चाइना तो देते ही है, ये दोनों सुपर पावर है। चाइना तो ट्रेड में सरप्लस है अमेरिका साथ, इसलिए वहां पे 25% पे आ गए। वहां पे जो मैन्युफैक्चरिंग हब है चाइना का, वो सर्विस सेक्टर भी है, आईटी सेक्टर भी है, मैन्युफैक्चरिंग हब भी है, और अमेरिका के ट्रेड के साथ वो सरप्लस भी है। इसलिए अमेरिका डर के है। लेकिन रशिया के साथ उनका इतना वॉर, ट्रेड मतलब ट्रेड ही नहीं है, तो ट्रेड वॉर का सवाल नहीं है। इसलिए वहां पे यूक्रेन और रशिया का वॉर रुकवाना, और फिर उनके साथ और कोई डील है तो वो अगले राउंड में पता चलेगा। आज की तारीख में रशिया, चाइना, ब्राजील, इंडिया और साउथ अफ्रीका, इन देशों का ब्रिक्स, मतलब BRICS, ये 6 देशों का एक इकोनॉमिक अरेंजमेंट जो है, ये आज अमेरिका के इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाता है। ये अमेरिका का परसेप्शन है।
ब्रिक्स में इंडिया है बीच में, ब्राजील, रशिया, चाइना, और फिर वो इंडिया आता है आए। तो इसलिए इसको तोड़ना ये ट्रम्प का एक मकसद है। दबाव इसलिए चीन पर लाना चाहते हैं, दबाव इंडिया पे लाना चाहते हैं, दबाव रशिया पे लाना चाहते हैं, और हमारा दुश्मन पाकिस्तान आज अमेरिका का दोस्त बनता है। वहां का आर्मी चीफ अमेरिका में रेड कारपेट ट्रीटमेंट लेता है, मोदी सरेंडर होते हैं, क्योंकि अदानी को बचाने के लिए मोदी सरेंडर होते हैं। और 50% पेनल्टी और 50% टैरिफ और पेनल्टी, और इसमें हम जब तक हमारा भारत देश का एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट्स, इसके लिए अमेरिका यहाँ पे डंप करना चाहते हैं, इसके लिए जब तक हम परमिशन नहीं देते हैं, रशिया के साथ हथियार लेना बंद नहीं करते, तेल खरीदना बंद नहीं करते, तब तक हमारे साथ ट्रेड वॉर चलता ही रहेगा। पाकिस्तान को हमारे खिलाफ उकसाया जाता ही रहेगा, और फिर ये ट्रम्प की डिक्टेशन कंटिन्यूअसली चलती रहेगी। ये आज के इस ट्रम्प और पुतिन के नेगोशिएशन में से ये सब मुद्दे उभर कर आते हैं। तो यूक्रेन की सिक्योरिटी का सवाल, उसके नाटो के मेंबरशिप का सवाल, रशिया ने जो कब्जा किया उसकी जमीन पर वो सवाल, वो सेटल होना एक अलग बात है। लेकिन चाइना रशिया दोनों एक साथ है अगेंस्ट अमेरिका, और जो चाइना आज हमारा दोस्त भी नहीं दुश्मन भी नहीं, वो तो भारत में पूरी अर्थव्यवस्था में अदानी के माध्यम से डंपिंग ग्राउंड बना चुका है। हमारी हर चीज मैन्युफैक्चर होती है, जैसे मोबाइल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, आईटी के बहुत सारे औजार हो, वो सारा वहां पे बनता है। इतना ही नहीं, हमारे मार्केट में हमारे रिलीजियस फेस्टिवल को लगने वाले या फिर साइकिल हो, स्कूटर हो, ये हो, इसके सारे कल पुर्जे वहां पे बनते हैं और यहाँ पे डंप होते हैं। मेड इन इंडिया नहीं, मेड इन चाइना होता है, यहाँ पे असेंबल होता है। इसलिए हमारे एसएमईज नहीं बढ़ रहे, हमारे कारपोरेट्स चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है। ऐसी अवस्था में हमारी बहुत सारी जमीन चाइना ने हड़प की है, वो लद्दाख के पास आ चुका है। ये रिश्ता और चाइना का रिश्ता, अमेरिका का रिश्ता, इन सब को देखना पड़ेगा बहुत नजदीकी से कि ट्रम्प और पुतिन क्या बात करते हैं, इसका हम पर क्या असर होता है, चाइना के पर क्या असर होता है। और दुनिया में हम जानते हैं कि कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद, सोवियत यूनियन टूटने के बाद, जो सिंगुलर वर्ल्ड था, यूनिपोलर वर्ल्ड था, वो आस्ते आस्ते ब्रिक्स के बाद बाइपोलर बनने लगा। अब ब्रिक्स अमेरिका की इकोनॉमी को टक्कर देने की बात करता है, तब वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को चैलेंज करने वाला एक नया इंस्टीट्यूशन पैदा हुआ है, जिसका नाम है एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्वेस्टमेंट, AIIB। ये चाइना कंट्रोल करता है, जिसमें करीब करीब 70 देश मेंबर है, जिसमें भारत नंबर 2 का देश है। भारत को फंडिंग चाइना से बहुत होता है। तो ये तीसरा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बना है जो चाइना कंट्रोल करता है। मेरा कहने का मतलब ये है, चाइना ब्रिक्स नेशन का कंट्रोल करता है, चाइना सुपर पावर है, और चाइना ट्रेड में सरप्लस है अमेरिका के साथ। ऐसे माहौल में हमारी जो सार्क कंट्रीज है उस पर भी चाइना का प्रभाव है। यहाँ पर अमेरिका का प्रभाव कम हो चुका है, भारत के वो खिलाफ हो चुके हैं। हमारे सार्क के देश है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, ये सभी हमारे खिलाफ हो रहे हैं। ऐसे वक्त चीन उनको कंट्रोल करता है। इसलिए पुतिन और जब ट्रम्प सिर्फ यूक्रेन और उसकी बात नहीं कर रहे, वो करते करते उसके बाद वो ट्रेड पैक्ट भी करना चाहते हैं, क्योंकि ट्रम्प जो निगोशिएट कर रहे हैं उनके साथ दोनों के पैनल में बिजनेसमैन थे। बिजनेस डिस्कस करने के लिए दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल वहां पे मौजूद थे, अलास्का में बैठे थे, और बिजनेस की बात हाँ वो करते हैं, लेकिन पहले यूक्रेन का सवाल, बाद में बिजनेस का सवाल, वो चलते रहेगा। इसलिए इन सब का असर टैरिफ वॉर और एक्चुअल वॉर और हमारे जो जियोपॉलिटिकल रिलेशनशिप है इसके ऊपर बहुत गहरा हो सकता है। यूनिपोलर वर्ल्ड बाइपोलर हो गया है। अब बाइपोलर में अब वो 1-to-1 एग्रीमेंट्स, मतलब ग्लोबलाइजेशन का अभी दौर खत्म हो गया। मेरा देश महान, मतलब अमेरिका फर्स्ट,
कहने वाला अमेरिका ट्रंप आज पुतिन से निगोशिएट कर रहा है, ये बहुत सरप्राइजिंग बात नहीं, बट लेकिन ये रियलिटी है। इसलिए हमें गहराई से दुनिया भर के देशों में जो इंटर स्टेट रिलेशनशिप है, चाहे वो विदेश नीति हो, चाहे वो संरक्षण नीति हो, चाहे वो व्यापार नीति हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की नीति हो, ये ग्लोबलाइजेशन के एक दौर के बाद का नया दौर आ रहा है। इसमें रिलेशनशिप सुपर पावर के कैसे चेंज हो रहे हैं, ये भी हमें देखना पड़ेगा। इसलिए ट्रंप और पुतिन ये जब बात कर रहे हैं, तो ये निक्सन और चाइना के जो फर्स्ट प्रीमियर थे, इन्होंने बात की और फिर अमेरिका की कंपनियां चाइना में गई। वो 31 साल पहले का दौर था, 30 इयर्स बैक। चाइना का नक्शा बदल गया, चाइना एक सुपर पावर बन गया ट्रेड में। आज अमेरिका के बहुत सारी कंपनियां वहीं पर मैन्युफैक्चर करती है और दुनिया भर में डिस्ट्रीब्यूशन करती है। चाइना आज एक कैपिटलिज्म का भी बहुत बड़ा देश है और वहां का कम्युनिस्ट पार्टी का कंट्रोल भी है। ऐसे हालात में सोवियत यूनियन में हुआ बदलाव, रशिया एक डिक्टेटर वहां पे आज प्रेसिडेंट भी है, प्राइम मिनिस्टर भी है, सब कुछ है। और यहाँ पर नाम के लिए डेमोक्रेसी है, लेकिन हम देख रहे हैं कि एक फैसिस्ट रूल भारत में कायम है। ऐसे वक्त, नरेंद्र सरेंडर होने के वक्त, पुतिन और ट्रंप इनकी वार्ताएं हम सब ग्लोबल जो कंट्रीज है, जो पावरफुल है, इन पर असर करने वाला है। आज कोई भी निष्कर्ष हम ना करें तो ठीक होगा। 1-0 आज पुतिन 1 है, 0 ट्रंप है, लेकिन जब बात बनेगी तब इसका असर बहुत गहराई से सोचना पड़ेगा। आखिर पूंजीवादी देश और साम्यवादी देश, अब जो सुपर पावर है, वो अपना बड़ा हिस्सा कैसा जमा करते हैं, ये देखना पड़ेगा। और इसलिए ट्रेड वॉर, ट्रेड वेपन हो रहा है, वॉर की तरीके से ट्रेड के रूल्स बन रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रूल्स। इसमें हथियार भी आता है, इसमें तेल भी आता है, बाकी के चीजें भी आते हैं, लेकिन वो निगोशिएट करने पड़ते हैं। और हाँ, सुपर पावर अपने देश के हित में वो जब निगोशिएट करते हैं, निगोशिएट नहीं करते हैं तो दूसरों की जान लेते हैं, दूसरे देशों को खत्म भी करते हैं। इसको मद्देनजर रखते हुए पीस अकॉर्ड होना रशिया और यूक्रेन बहुत जरूरी है। होता है तो वो वॉर रुकेगा। इजराइल और ईरान का वॉर रुकना बहुत जरूरी है। मुस्लिम देशों में वॉर रुकना बहुत जरूरी है। दुनिया भर में वॉर रुकना बहुत जरूरी है। लेकिन आखिर में इसमें पीस एग्रीमेंट सभी देशों में हो और सब में एक जो ट्रेड है, ट्रेड का वॉर क्यों? इसलिए समान अपॉर्चुनिटी जो है, इक्वल अपॉर्चुनिटी से अगर वो हम ट्रेड करते हैं, अगर वो जमाना आता है तो अच्छी बात है। लेकिन वो कैसे आएगा अब बताना मुश्किल है। हम देखेंगे आगे वाले दिनों में ट्रंप और पुतिन और जेलेंस्की को मंडे मतलब सोमवार के दिन बुलाने के बाद फिर वार्ताएं कैसे होती है, फिर दो सुपर पावर कैसे बात करते हैं और हमारे देश की, हमारी डेमोक्रेसी, हमारी वोट चोरी जो हो गई है, उस वोट चोरी को रोक के मोदी अगर वोट चोरी करके बनारस से चुन के आए हैं और फडणवीस वोट चोरी करके महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने हैं, इसके ऊपर भी इस देश की लोकतंत्र को सोचना पड़ेगा। और इसको मद्देनजर रखते हुए हमको इन सारी बातों को गौर से देखना पड़ेगा, फिर उसका विश्लेषण करना पड़ेगा। अभी कोई निष्कर्ष करना इसके पहले, अभी इस चेसबोर्ड पे कौन किंग है, कौन क्वीन है, कौन प्यादा कहां पर है, इसके हम अच्छी तरीके सोचेंगे। मैं समझता हूं वही एक बेटर एनालिसिस होगा। हम बात करते रहेंगे पुतिन और ट्रंप इसके आगे किस तरीके से आगे बढ़ते हैं या रुकते हैं, ये अगले हफ्ते पता चलेगा। हमारा जो 50% का ट्रेड टैरिफ है वो 25% से नीचे आना, ये हमारे देश के लिए जरूरी है। क्या वो बनता है या बिगड़ता है, देखना पड़ेगा। सो लेट अस वेट फॉर द नेक्स्ट राउंड ऑफ नेगोशिएशन। बात फिर से करेंगे। आप ये वीडियो लाइक कीजिए, अब शेयर कीजिए। हम आपसे बातें करते रहेंगे। धन्यवाद।